and Shin Bet were suffering, I think, the lowest ebb of their history. They were not capable to deal with the threat. लेबनान के मध्यम में स्थित इस घने जंगल में इन 8 आतंकवादियों की ट्रेनिंग आज खत्म होने वाली है। इनकी जिंदगी का अब एक ही मकसद बन चुका है, इजराइल को जितना हो सके उतना दर्द देना। खास बात है कि आज इनसे मिलने खुद पीएलओ का कमांडर आया है और वो अपने हाथों से इन्हें इजरायलियों के खून से होली खेलने के लिए रवाना कर देता है। 23 अगस्त को जर्मनी के इस काफी व्यस्त रहने वाले एयरपोर्ट पर एक प्रेमी जोड़ा 4 बड़े सूटकेस लेकर लीबिया की फ्लाइट से उतरता है। उतरते ही उनके पासपोर्ट चेक करने के बाद उन्हें सूटकेस खोलने का कहा जाता है। वो दोनों अचानक जोर जोर से बोलने लगते हैं, हमने लगभग सारा यूरोप घुमा है, आज तक हमारी इतनी बेइज्जती किसी देश में नहीं हुई। चेकिंग कर रहा पुलिस वाला इनके चीखने चिल्लाने को नज़रअंदाज करके फिर से सूटकेस खोलने का कहता है, तो अब वो मजबूरी में एक सूटकेस खोल देते हैं जिसमें सिर्फ कपड़े ही निकलते हैं। अब पुलिस वाले का शक भी दूर हो जाता है और फालतू कोई बवाल खड़ा ना हो, इसलिए वो उन्हें बिना बाकी के सूटकेस चेक किए ही जाने देता है। ये दोनों टैक्सी पकड़ म्यूनिक के एक ट्रेन डिपो में पहुंच जाते हैं और सारे सूटकेस इस डिपो में रख देते हैं। इनमें और कुछ नहीं, AK-47, हैंड ग्रेनेड्स और बहुत सारा असला है। इधर ओलंपिक शुरू होने में कुछ ही दिन बचे थे और अचानक जर्मन एम्बेसी जो लेबनान में थी वहां एक इनपुट मिलती है कि इजरायली टीम पर अटैक हो सकता है। एम्बेसी वाले ओलंपिक सिक्योरिटी स्टाफ को ये इन्फॉर्मेशन पास कर देते हैं, जो इसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझ पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं। इसी के साथ जॉर्ज साइबर, जो कि एक बहुत एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट और टेररिज्म एक्सपर्ट थे, उन्होंने तो यहाँ तक प्रेडिक्ट कर दिया था कि जूइश टीम पर एक अटैक होगा और उन्हें हॉस्टेज बनाकर पीएलओ अपने साथियों के लिए इजराइल से नेगोशिएट करेगा और उन्होंने इसको नाम दिया सिचुएशन 21। इन सब के बाद भी जर्मनी सिक्योरिटी स्टाफ को बिल्कुल ही कम कर देता है और आतंकी हमले जैसी खबरें, वो भी ज्यूज के खिलाफ, इन सभी को दबा देता है। इन सब के पीछे कुछ कारण था। तो बात है 1936 के ओलंपिक गेम्स की। हिटलर की स्टेडियम में एंट्री होते ही सारी भीड़ उसे सलाम ठोकने के लिए खड़ी हो जाती है और पूरे स्टेडियम में तोपों की आवाज गूंजने लगती है। ओलंपिक्स एक मिलिट्री परेड में तब्दील हो चुका था और आज इतने साल बाद फिर से जर्मनी ओलंपिक्स होस्ट कर रहा था, लेकिन वो दुनिया के सामने अपनी छवि एक नए जर्मनी के रूप में दिखाना चाहता था, जहां लोग बंदूकों की जगह रंग बिरंगे कपड़ों में रेडियो लेकर खड़े हों। ऐसा जर्मनी जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच और टॉलरेंस को जगह दी गई हो और ज्यूज के प्रति कोई नफरत नहीं है। तो 26 अगस्त को ओलंपिक शुरू हो जाते हैं और इस ओलंपिक्स ने टेलीविजन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप हासिल कर नया रिकॉर्ड बना दिया। पूरी दुनिया ने इस ओलंपिक्स में देशों की आपसी दोस्ती की सराहना की और जर्मनी का नया रूप देखा। इधर ओलंपिक्स को शुरू हुए 1 हफ्ता हो गया था और सारे खिलाड़ी गोल्ड जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे थे। म्यूनिक में ओलंपिक्स देखने रोज ही हजारों की संख्या में लोग आ रहे थे और आज भी अलग अलग जगह के पासपोर्ट दिखाकर कुछ टूरिस्ट एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलकर सब टैक्सी पकड़ म्यूनिक में अलग अलग होटल्स में चेक इन करते हैं। तभी खबर आती है कि ओल्गा कोरबुट ने सोवियत यूनियन के लिए गोल्ड जीत लिया है और ओलंपिक्स दिन प्रतिदिन और इंटरेस्टिंग होते जा रहा था। इधर ये टूरिस्ट म्यूनिक के सारे सुंदर डेस्टिनेशंस पर घूम रहे होते हैं। उधर इजरायली टीम के कोच सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए इजरायली स्पोर्ट्स मिनिस्टर को लेटर लिखते हैं, जो उन्हें कहते हैं कि सिक्योरिटी की चिंता तुम मत करो, तुम बस मेडल पे ध्यान दो। फिर घूमते फिरते ये टूरिस्ट म्यूनिक के ट्रेन स्टेशन के पास एक रेस्टोरेंट में इकट्ठे बैठे होते हैं और यहाँ इन टूरिस्ट का हनीमून पीरियड खत्म हो जाता है और ये और कोई नहीं, पीएलओ के 8 ट्रेंड आतंकवादी है
और इन्हीं में से एक इनका लीडर पूरे प्लान के बारे में बताना शुरू करता है। अभी तक इन आतंकवादियों को सिर्फ ये कहा गया था कि तुम्हें अपने लोगों की भलाई के लिए चुना गया है और वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारा काम समझा दिया जाएगा। इन्हें साफ कहा जाता है कि हमें नेगोशिएशंस करनी है, इसलिए एक भी इजरायली मरना नहीं चाहिए जब तक तुम्हारे सेल्फ डिफेंस पे बात ना आ जाए। और इन्हें बताया जाता है कि आज रात हम अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। ये सारे आतंकवादी ब्लैक सितंबर ने कुछ इस तरह से चुने थे कि इनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य अरब इजरायली वॉर में जरूर मरा हो और इनके अंदर के इंसान को ट्रेनिंग में मार दिया गया था। अब ये सिर्फ मरने और मारने के लिए ही जिंदगी जी रहे थे। तो आधी रात को लाल रंग के ट्रैक सूट और हाथ में बैग्स लेकर ये 8 आतंकवादी, जहां सभी खिलाड़ी रुके हुए थे, उस बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाते हैं। इन्हें कुछ खास परेशानी नहीं होती क्योंकि एक तो ओलंपिक्स को 2 हफ्ते होने को आए थे और अब तक कोई घटना नहीं घटी थी, इसलिए जर्मन सिक्योरिटी पूरा आराम फरमा रही थी। इन्हें बस एक 10 फीट ऊंची दीवार जिस पर कोई नोकीली तार तक नहीं थी, सिर्फ उस पर से एक छलांग लगानी थी। और इनके पहनावे को देख अभी अभी पार्टी करके आई कैनेडियन टीम के खिलाड़ी इन्हें भी अपने जैसा समझ इनका सामान उठवाने में मदद कर देते हैं और इन आतंकवादियों को बिल्डिंग के अंदर जाने में अनजाने में मदद कर देते हैं। बिल्डिंग के अंदर घुसते ही और इन कैनेडियन खिलाड़ियों के दूर जाते ही ये तुरंत अपनी AK-47 निकाल अपने स्की मास्क पहन लेते हैं। गेट पर बैठे सिक्योरिटी गार्ड की नींद खुलती उससे पहले ये डॉर्मेट्री में घुस चुके थे। आतंकवादी खुद को 2 छोटी टुकड़ियों में बांट लेते हैं और ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं। जो इनके हिसाब से इजरायलियों का कमरा है, वो कमरा दरअसल खाली था, लेकिन इनके शोर ने उसी के सामने वाला कमरा जिसमें इजरायली एथलीट्स थे, उसमें सो रहे 6 फुट 3 के रेसलर गुटफ्रेंड, जो खुद 2 बार जंग में हिस्सा ले चुके थे, उनकी आंख खुलवा दी थी। और वो शोर सुन हल्का सा दरवाजा खोल झांकते हैं तो तुरंत एक आतंकवादी की नजर पड़ जाती है और इधर गुटफ्रेंड अपना विशाल शरीर दरवाजा बंद कर उसके आगे अड़ा देते हैं और अपने साथियों को उठाने लगते हैं। पर आतंकवादी दरवाजे के बाहर से गोली मार गुटफ्रेंड को जख्मी कर देते हैं और झटके से दरवाजा खोल देते हैं और कमरे में घुसते ही सभी एथलीट्स को गन पॉइंट पे बांधना शुरू कर देते हैं। इन्हीं एथलीट्स में से एक विनबर्ग थोड़ी हिम्मत दिखा एक आतंकवादी की बंदूक छीनने की कोशिश करते हैं कि तभी दूसरा आतंकवादी उनकी कमर में वो जोर से बंदूक मारता है कि वो तुरंत जमीन पर मुंह के बल गिर जाते हैं। अब सभी एथलीट्स को बांधने के बाद आतंकवादी विनबर्ग को बाकी इजरायली खिलाड़ियों के पास ले जाने के लिए मजबूर करते हैं। विनबर्ग समझदारी से उन्हें फर्स्ट फ्लोर पे जो दुबले पतले जिम्नास्ट खिलाड़ियों के कमरे के साथ रेसलर और बॉक्सर्स का कमरा था, उसकी तरफ ले जाते हैं। उधर कमरे में सो रहे पहलवान शोर शराबे से उठ जाते हैं और आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला लेते हैं। एक आतंकवादी जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलता है, एक पहलवान उसकी बंदूक खींचने की कोशिश करता है और बाकी के लोग उसे नीचे गिराने की, लेकिन बिना प्लानिंग के ये सब हो रहा होता है और इन पहलवानों को आतंकियों की संख्या का कोई भी अंदाजा नहीं था और इस खींचतान में अचानक सारे आतंकी कमरे में घुस जाते हैं और ये धक्का मुक्की अभी भी चल रही होती है कि एक पहलवान आतंकियों को चकमा देकर खिड़की से कूदने में सफल हो जाता है। अब एक आतंकवादी की इस पर जैसे ही नजर पड़ती है, वो तुरंत उसकी तरफ गोली चलाने लगता है कि तभी जख्मी विनबर्ग उस पहलवान और आतंकवादी की बंदूक के बीच में खड़े हो जाते हैं और अपने साथी को बचाने के लिए खुद की जान गंवा देते हैं। अब तक आतंकवादियों ने सारे पहलवान अपने कब्जे में करके सबको बांध भी दिया था और सभी को नीचे बाकी के एथलीट्स के पास ले जाना शुरू कर देते हैं और विनबर्ग के खून से सने हुए मृत शरीर को जर्मन ऑफिशियल्स के लिए वहीं सीढ़ियों पर छोड़ देते हैं। अब कुछ एथलीट्स गोलियों की आवाज सुन भागने में कामयाब रहे और कुछ इन आतंकवादियों ने ग्राउंड फ्लोर वाले कमरे में इकट्ठा कर दिए थे। सुबह के करीब 6 बज गए थे और अब तक ये खबर जर्मनी के साथ साथ पूरी दुनिया में फैलनी शुरू हो गई थी। जर्मन पुलिस भी बिल्डिंग के बाहर पहुंच चुकी थी
और इस छोटे से शहर में कंप्लीट लॉकडाउन भी लगा दिया गया था। अब जर्मन ऑफिशियल्स को वो सारी चेतावनियां एक एक करके याद आने लगती है और उनके सामने अब एक हॉस्टेज सिचुएशन थी जिससे उन्होंने पहले कभी डील भी नहीं किया था। इधर इजराइल में खबर पहुंचते ही कमरे में अब एथलीट्स बहुत बुरी तरह डर चुके थे, क्योंकि जिस दोस्त के साथ उन्होंने कुछ घंटे पहले खूब हंसी मजाक किया था और एक साथ खाना खाया था, जिसने कल ही अपने मेडल जीतने की खुशी में इनके साथ डांस किया था, वो भी इनकी आंखों के सामने जमीन पर खून से लिपटा हुआ पड़ा था। अब जर्मनी और इजराइल दोनों ही किसी भी हालत में नेगोशिएट कर इस समस्या को खत्म करना चाहते थे। जर्मनी इजराइल से बात कर ईसा के सामने एक और प्रस्ताव रखते हैं कि इजरायली एथलीट्स के बदले वो जर्मन सिटीजन्स को स्वैप कर ले। इस विचित्र से प्रस्ताव में आतंकवादियों का कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने साथी इजराइल की जेलों से बाहर निकलवाने थे। आखिर में ईसा समझ जाता है ज्यादा देर यहाँ बातों में लगे रहने से कुछ नहीं होगा, तो वो कहता है कि अब मैं चाहता हूँ तुम हमारा और इन हॉस्टेजेस का इजिप्ट जाने का जल्द से जल्द इंतजाम करो, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अनवर सद्दात उनकी इस हरकत से खुश होगा और शाबाशी देगा। जर्मन ऑफिशियल्स तुरंत हाँ कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ये एक मौका लग रहा था जिससे उनकी टेंशन खत्म हो जाएगी और फिर इजिप्ट और इजराइल इसे संभालेंगे, या फिर उन्हें ये सही मौका लग रहा था आतंकवादियों को पकड़ने का। वो ईसा से कहते हैं कि हमें चेक करना है सभी ठीक तो है, तुमने उन्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। ईसा हाँ कर देता है और दो पुलिस वाले पूरी तरह से अनआर्म्ड कमरे में आते हैं और एथलीट से बात करते हैं। कुछ सालों बाद इनमें से एक ऑफिसर ने बताया कि कमरे का दृश्य सच में डरावना था। मुझे आज भी याद है कमरे की दीवारों पे खून के निशान थे और सभी एथलीट्स सिकुड़े हुए जमीन पर एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे। उनके चेहरे पर डर और जिंदा बचने की उम्मीद दोनों साफ नजर आ रही थी। असल में ये पुलिस वाले आतंकवादियों की संख्या गिनने गए थे और मोसाद चीफ अब शाम तक जर्मनी पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें पहले तो इस ओलंपिक विलेज में घुसने नहीं दिया गया और जब थोड़ी मशक्कत के बाद वो अंदर घुस भी पाए तो सभी ने उनको नज़रअंदाज किया और उनकी सलाह लेने की किसी ने कोशिश नहीं की, जबकि वो एक ट्रेंड मिलिट्री ऑफिसर थे जो ऐसी सिचुएशंस से खुद काफ़ी बार निपट चुके थे। लेकिन जर्मन ऑफिशियल्स के इस बर्ताव का कारण आज तक कोई नहीं जान सका। अब एथलीट्स के बचने की उम्मीद और कम लग रही थी। अब देखना यह था कि जर्मन पुलिस क्या करती है। तो जर्मन ऑफिशियल्स ने ईसा को बताया कि रात के 9 बजे लुफ्थांसा एयरलाइंस के प्लेन से तुम्हें इजिप्ट भेजा जाएगा और एयरपोर्ट तक तुम्हें हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करवाया जाएगा। आतंकवादी अब खुश थे और एथलीट्स को अब और डर लग रहा था, और सबसे ज़्यादा तो इस बात से कि कहीं जर्मन फोर्सेस की स्ट्राइक के कारण हमें ना मार दिया जाए। तो रात को 9 बजे बिल्डिंग की छत पर 2 हेलीकॉप्टर उतरते हैं और आतंकवादी खुद को 2 टुकड़ियों में बांट लेते हैं और होस्टेजेस को जंजीर से बांधकर जानवरों की तरह एक कतार में बारी बारी हेलीकॉप्टर में बिठा देते हैं। हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट की तरफ उड़ना शुरू कर देते हैं और इनके पीछे ही एक तीसरा हेलीकॉप्टर जिसमें इंपॉर्टेंट जर्मन ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, जो मोसाद चीफ को बैठने से मना कर देते हैं ये कहकर कि जगह नहीं है। लेकिन मोसाद चीफ इस बार जिद्दी बन फिर भी हेलीकॉप्टर में घुस जाते हैं और ये हेलीकॉप्टर दूसरे रास्ते से एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है। एयरपोर्ट पहुंचकर वहां का दृश्य देख मोसाद चीफ को विश्वास नहीं होता। एयरपोर्ट की छत पर कोने कोने में स्नाइपर्स थे, पूरे ऑटोमेटिक हथियारों के साथ बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जर्मन पुलिस के कमांडोज आतंकवादियों का इंतजार कर रहे थे। ये सब देख मोसाद चीफ समझ जाते हैं जर्मन्स का क्या इंटेंशन है और वो उस प्लेन के सामने एक बिल्डिंग में बाकी जर्मन ऑफिशियल्स के साथ चले जाते हैं। अब एयरपोर्ट पर जिन हेलीकॉप्टर्स में आतंकवादी और हॉस्टेजेस थे वो भी लुफ्थांसा एयरलाइंस के प्लेन के सामने खाली जगह पर लैंड कर जाते हैं। फिर रेडियो पे ईसा पुलिस चीफ को कहते हैं कि
कि पहले मैं प्लेन की इंस्पेक्शन करूंगा, तभी मेरे बाकी आदमी हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। और फिर ईसा अपने एक साथी के साथ हेलीकॉप्टर से उतर प्लेन की तरफ चलना शुरू कर देता है। इधर छत से स्नाइपर्स इनके ऊपर निशाना साधते हैं और उधर प्लेन के पीछे खड़ी एक खराब बस में बैठे जर्मन कमांडोज बाहर निकलने के लिए बस का दरवाजा खोलते हैं। इतने में ही ईसा और उसका साथी प्लेन में घुस जाते हैं और अंदर घुसते ही वो देखते हैं कि प्लेन पूरा खाली है। उसमें ना कोई पायलट है और ना ही कोई क्रू। यहाँ तक कि वो देखते हैं प्लेन में फ्यूल भी नहीं है। ईसा तुरंत समझ जाता है कि ये सब एक ट्रैप है और वो प्लेन के अंदर से अपने साथियों को रेडियो पर कहता है, सभी को ले आओ, हम जाने के लिए तैयार है। इधर जर्मन कमांडोज छुपके से उस बस से बाहर निकलकर उनकी तरफ चलना शुरू करते हैं और स्नाइपर्स को भी रेडी टू फायर पोजीशन में रहने का सिग्नल मिल जाता है। आतंकवादी और एथलीट्स हेलीकॉप्टर से उतर एयरपोर्ट कंपाउंड में थे और पूरा प्लेन यहाँ से दिख रहा था कि तभी ईसा प्लेन से बाहर निकलता है। दूर से सब देख रहे मोसाद चीफ की नज़र ईसा के हाथ की तरफ जाती है, जो अपनी गन के फायर स्विच को पुश करता है। मोसाद चीफ अपने साथ खड़े पुलिस चीफ को कुछ बोलने के लिए उनकी तरफ गर्दन घुमाते हैं। कि तभी ईसा एथलीट्स के ऊपर गोलियों की बारिश कर देता है और बाकी के आतंकवादी भी सारे एथलीट्स को गोलियों से भूनना शुरू कर देते हैं। ये सब देख बौखलाई जर्मन पुलिस कुछ समझ नहीं पाती, क्योंकि उन्होंने अपने बुरे सपनों में भी इसका अनुमान नहीं लगाया था और घबराहट में स्नाइपर और कमांडोज दोनों फायर खोल देते हैं। अब यहाँ इंटेंस फायर फाइट चलती है। इसमें ईसा और उसके कई साथी मर जाते हैं और सभी एथलीट्स भी इस समय तक आतंकवादियों की गोलियों से भगवान को प्यारे हो चुके थे। 2 आतंकवादी डरकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ लिया जाता है। ये सब दृश्य मोसाद चीफ ने अपनी आंखों से देखा और गुस्से में उन्होंने अपने जबड़े को जोर से भींचा। अगले दिन सभी एथलीट्स को गेम्स शुरू होने से पहले श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन इधर मोसाद चीफ इजराइल आकर भी कई रातों तक चैन से नहीं सो पाए। सिप्रस के इस होटल में मोसाद का ये एजेंट अपने इन्फॉर्मर के साथ मीटिंग करके बाहर निकल ही रहा था कि तभी उसके पीछे एक गाड़ी रुकती है और वो गाड़ी की आवाज सुन पीछे मुड़ता है कि तभी एक आदमी उसके मुंह पे काला कपड़ा डाल देता है और वो एजेंट हाथ पैर झटपटाता है। तभी दूसरा आदमी उसकी गर्दन में एक जोर से इंजेक्शन चुभा देता है। वो एजेंट तुरंत ही बेसुध होना शुरू हो जाता है और वो लोग उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से फुर्र हो जाते हैं। अवीव और उसकी टीम आज रोम पहुंच गई थी और 2 एजेंट ज़्वेटर के अपार्टमेंट के सामने कमरा किराए पर ले लेते हैं और उसकी दिनचर्या को नापना शुरू कर देते हैं। ज़्वेटर 38 साल का कुंवारा था और दिखने में काफी दुबला पतला था और हमेशा चश्मा लगा के रखता था। वो पीएलओ के फाउंडर अराफत का काफी करीबी और इसके परिवार के लोग काफी पढ़े लिखे थे और इसी कारण पढ़ाई लिखाई इसे विरासत में मिली थी। इसने 1001 नाइट्स को भी ट्रांसलेट किया था और इटली में लाइब्रेरी एम्बेसी में ट्रांसलेटर का काम कर रहा था। ज़्वेटर वायलेंस और आतंकवाद से खूब नफरत करता था। इसके हर आर्टिकल में इजराइल के खिलाफ नफरत तो दिखती ही थी, लेकिन इसने हमेशा डायलॉग और डिप्लोमेसी को ही प्रायोरिटी दी। एक दिन ज़्वेटर अपने ऑस्ट्रेलियन दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था और ज़्वेटर का दोस्त अपने इस विद्वान दोस्त की शायरियों को ध्यान से सुन रहा था। ज़्वेटर के दोस्तों में उसकी छवि एक शांत किस्म के इंटेलेक्चुअल बंदे की थी। उस दिन खाना खत्म कर अपने ऑस्ट्रेलियन दोस्त को अलविदा कहकर ज़्वेटर पैदल ही अपने अपार्टमेंट की तरफ चलना शुरू कर देता है। ज़्वेटर, जिसने ग्रे कलर की डेनिम और पजामा पहना हुआ था, वो जैसे ही अपने अपार्टमेंट की तरफ मुड़ता है तो 2 कपल अंधेरे से निकलकर उसके सामने चलना शुरू कर देते हैं।
जो दरअसल एक इशारा था मोसाद टीम के लिए कि टारगेट करीब आ रहा है। ज़्वेटर अब अपनी सोसाइटी के मेन गेट के पास पहुंच गया था और तभी उस कपल को रोड के दूसरी तरफ से एक लड़की जोर से ही बोलती है और वो कपल उस लड़की की तरफ मुड़ जाता है। ये भी एक इशारा था कि बी रेडी फॉर द हिट। ज़्वेटर अब गेट से अंदर घुस अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए इस शांत और अंधेरी पार्किंग में एलिवेटर के पास पहुंच लिफ्ट को खोलने के लिए बटन दबाता है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, आपका नाम ज़ेल ज़्वेटर है ना? ज़्वेटर पीछे मुड़ता है तो उसे दो आदमियों की परछाई अंधेरे में से उभरती नजर आती है। ये पढ़ा लिखा शांत किस्म का टेररिज्म से नफरत करने वाला बंदा और कोई नहीं, PLO का इटली में हेड था। इसके ऑस्ट्रेलियन दोस्त को अंदाजा भी नहीं था कि इसके दोस्त को मासूम लोगों की जान लेकर अच्छी नींद आती है। अभी ताजा ही ज़्वेटर ने इजराइल की नेशनल एयरलाइन एल अल में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था और इजरायली खिलाड़ियों को मारने में भी इसका हाथ था। वो दोनों ज़्वेटर के जवाब का इंतजार नहीं करते और अपनी पिस्तौल से उसको पहले छाती में और फिर सर पर गोलियां मार पूरी मैगजीन खाली कर देते हैं और तुरंत वहां से ऐसे गायब हो जाते हैं कि इटालियन पुलिस कभी इनके करीब भी नहीं पहुंच पाई। ये जो दो आदमी थे, इनमें से एक का नाम अवीव था। आखिर इस अवीव नाम के एक्स कमांडो को मोसाद ने कैसे मना लिया? बात है जब जर्मन एथलीट्स को अपनी आंखों के सामने मारता हुआ देख मोसाद चीफ इजराइल वापस आने के बाद अचानक प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर के घर आधी रात को पहुंच जाते हैं तो जेरूसलेम के इस आलीशान बंगलो के बेसमेंट में स्थित इस कमरे में इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ उनके 4 मेहमान बैठे थे। म्यूनिक कांड को 2 हफ्ते हो चले थे, लेकिन आज भी सभी उसी बात पे शोक मना रहे थे। इस कमरे की शांति को भंग करते हुए एक मेहमान कहता है, अब PLO पे एयर स्ट्राइक से कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूँ पूरी की पूरी PLO की ही कमर तोड़ दी जाए। ये कोई और नहीं, मोसाद चीफ ज़वी ज़मीर के ही शब्द थे और बाकी 3 मेहमानों में से एक तो मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ थे और दूसरा एरियल शारन इजराइल के होने वाले प्रधानमंत्री थे। इस हाई लेवल अत्यंत कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में ये तीसरा मेहमान ना तो कोई पॉलिटिशियन था और ना ही कोई मिलिट्री कमांडर। फिर भी प्रधानमंत्री इसको अपने हाथ से चाय परोसती है। इधर PLO की कमर तोड़ने की बात कहकर ज़मीर गोल्डा मेयर के सामने एक फाइल रख देते हैं और सभी को अपना प्लान समझाने लगते हैं। अब मीटिंग खत्म होने को आई और सभी इस 25 साल के एक्स कमांडो की तरफ देखने लगते हैं और तभी गोल्डा मेयर कहती है, दुनिया के इतिहास में ऐसा किसी ने नहीं किया है और मैं पर्सनली चाहती हूँ जिस तरह तुम्हारे पिता की बहादुरी पूरा इजराइल जानता है, उसी तरह ये हमारा अत्यंत रिस्की ऑपरेशन तुम लीड करो और अपने हाथों से इन जानवरों को इनके किए की सजा दो। कुछ पल सबके चेहरों की तरफ देखने के बाद ये कमांडो हाँ में सिर हिला देता है और इसी क्षण से मोसाद को एक खूंखार ऑपरेटिव मिल गया था। इस कमांडो का नाम ज़ुयाल अवीव था, जो IDF में मेजर रह चुका था और ज़मीर की नजर इस पर ट्रेनिंग के दिनों से ही थी। यहाँ तक कि इसकी पासिंग परेड में भी ज़मीर ने इसे अपने हाथों से रैंक दिया था और ये 6 डे वॉर में सर्व कर चुका था और फिलहाल IDF की रिजर्व्स में था। इस मीटिंग में ऑपरेशन की कई सारी डिटेल्स शेयर नहीं करी जाती, बल्कि अवीव को एक टास्क दिया जाता है खुद की क्षमता को प्रूव करने के लिए और उसी के तहत अवीव स्विट्जरलैंड जाता है और स्विस बैंक में 2 खाते खुलवाता है, एक जिसमें उसकी मंथली सैलरी आएगी और दूसरा जिसमें ऑपरेशंस के लिए सारी फंडिंग की जानी थी। अवीव के टेल अवीव वापस आते ही उसे एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया जाता है, जहां उसे उसके केस ऑफिसर और केडॉन के हेड माइक हरारी से मिलवाया जाता है। यहाँ हरारी अवीव को ऑपरेशन राथ ऑफ गॉड की पूरी डिटेल समझाते हैं और सबसे मेन बात बताते हैं कि तुम्हारा मिशन एकदम साफ सुथरा है। जब तक तुम्हें टारगेट 100% कंफर्म नहीं हो जाता, तुम प्रोसीड नहीं करोगे। सिर्फ टारगेट,
इसके अलावा किसी भी सिविलियन की जान नहीं जानी चाहिए, चाहे वो उसके करीबी ही क्यों ना हो। इसके बाद अवीव और उसकी टीम की 3 महीने मोसाद एकेडमी में मिशन स्पेसिफिक ट्रेनिंग चलती है और फिर अवीव अपनी टीम के साथ यूरोप के लिए रवाना हो जाता है। अवीव और उसकी टीम को फ्रांस में आए 2 हफ्ते हो चले थे। यहाँ फ्रांस में हमशहरी नाम का एक आदमी अपनी वाइफ और बेटी के साथ पेरिस में रहता था। फ्रांस में पीएलओ का हेड हमशहरी ही था। जब इजराइल के एक्सपीएम बेन गुरियन डेनमार्क स्टेट विजिट के लिए गए तो उन्हें मरवाने की साजिश हमशहरी ने ही रची थी, जिसके बाद टेल अवीव से ज्यूरिख जा रही स्विस एयर की फ्लाइट में हमशहरी ने ब्लास्ट करवाया था, जिससे फ्लाइट में बैठे क्रू से लेकर पैसेंजर एक भी जिंदा नहीं बच पाए थे। और उसके बाद सबसे बड़ा कांड उन 11 खिलाड़ियों की हत्या में सहयोग देने का था। इन्हीं सब पापों ने मिलकर हमशहरी को मोसाद की हिट लिस्ट में डलवाया था। लेकिन मोसाद के लिए चीजें इस बार आसान नहीं थी, क्योंकि अवीव की टीम को साफ कहा गया था कि हमशहरी की वाइफ और बेटी को खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। ये सुनने में जितना सीधा था, करने में उतना ही पेचीदा था। मोसाद एजेंट्स अलग अलग प्लान बनाने लगते हैं। कोई कहता है कि उसको नहाते वक्त गोली मार देते हैं, कोई कहता है उसकी पानी की टंकी में जहर मिला देते हैं। लेकिन खूब ढूंढने के बाद अवीव की टीम डिसाइड करती है टेलीफोन ब्लास्ट का, क्योंकि 2 हफ्ते भर की सर्वेलेंस में मोसाद एजेंट्स ने नोटिस किया कि हमशहरी की वाइफ और बेटी रोज 8 बजे कहीं जाती हैं और फिर हमशहरी 8:30 बजे पीएलओ के आतंकवादियों को फोन करता है। और इससे मोसाद समझ गई कि हमशहरी का घर एक एडवांस्ड बेस भी है, जो ब्लैक सितंबर के कमांडोज के कम्युनिकेशन और आर्म्स एम्युनिशन को संभालता है। टेलीफोन बॉम्ब की खबर टेल अवीव में मोसाद चीफ जवी जमीर को भेजी जाती है। वो मोसाद के साइंटिस्ट रिसर्च डिपार्टमेंट को एक स्पेशल बॉम्ब बनाने को कहता है। इधर अवीव की टीम के सामने एक और समस्या थी कि बॉम्ब सिर्फ हमशहरी के फोन उठाने पर ही ब्लास्ट हो और फिर इसका सलूशन निकाला जाता है। ब्लास्ट को हमशहरी की आवाज सुनने के बाद मैन्युअली ब्लास्ट करवाया जाएगा। इसके बाद एक एजेंट इटालियन पत्रकार बनके हमशहरी से एक कैफे में मिलता है और उसका इंटरव्यू लेता है। और अब मोसाद के एजेंट ने हमशहरी की आवाज भी सुन ली थी। उधर इजराइल में साइंटिस्ट्स ने वो स्पेशल बॉम्ब भी तैयार कर लिया था और फिर अवीव की टीम सही मौका देख उसके घर में लगे टेलीफोन के साथ इस नैनो बॉम्ब को चिपका देती है। और फिर अगले दिन इस जमा देने वाली ठंड में मोसाद के एजेंट्स पोजीशन ले लेते हैं। 2 एजेंट्स हमशहरी के घर के सामने एक वैन में बैठे होते हैं। 2 एजेंट उसके घर के सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की से देख रहे होते हैं और एक एजेंट फोन बूथ पे हमशहरी को फोन करने के लिए तैयार रहता है। सब कुछ अपनी जगह पे है और अवीव की टीम पूरी चौकन्नी होकर हमशहरी की वाइफ और बेटी के बाहर निकलने का वेट करने लगती है। 7 से अब 8 बज जाते हैं और सारे एजेंट्स एक्टिव हो जाते हैं। किसी भी वक्त वो बाहर आने वाले थे। इंतजार करते करते 8:15 हो गए थे और अभी तक कोई बाहर नहीं आया था। यहाँ अवीव को चिंता होने लगी, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते में ऐसा कभी नहीं हुआ, चाहे दिन कोई भी हो। इधर मोसाद एजेंट्स की चिंता लगातार बढ़ती ही चली जा रही थी कि कहीं हमशहरी को पता तो नहीं चल गया। इन्हीं सब ख्यालों में उलझे एजेंट्स को अचानक 8:30 बजे गेट खुलता दिखता है और हमशहरी की वाइफ और बेटी बाहर निकलती दिखती हैं। उनके थोड़ा दूर जाते ही हमशहरी के लैंडलाइन पे घंटी बजती है। हमशहरी जो अभी नहा के निकला था और उसने टॉवल लपेटा हुआ था, वो अपने गीले बालों पे हाथ फेरता हुआ टेलीफोन उठाता है और हमशहरी की आवाज सुनते ही फोन बूथ में खड़ा एजेंट वैन में बॉम्ब का बटन लेके बैठे एजेंट को सिग्नल दे देता है और वो तुरंत बॉम्ब डेटोनेट कर देता है। बॉम्ब तो फट जाता है, लेकिन आवाज बिल्कुल ही ना के बराबर आती है। बस हल्के से उसके घर के शीशे में तरेड़ आती है। इतने में हमशहरी की वाइफ और बेटी वापस लौट जाती हैं। अब अवीव की टीम अंदर जाके कुछ कंफर्म भी नहीं कर सकती थी।
अगले दिन पता चलता है कि हमशारी मरा ही नहीं, बस वो जख्मी हुआ। क्योंकि बाकी किसी को खतरा ना हो, इसलिए मोसाद ने इतना हल्का बम बनाया कि वो पूरी तरह से डैमेज नहीं कर पाया था। कुछ महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद हमशारी दम तोड़ देता है, लेकिन इस बार मोसाद के लिए सब कुछ आसान नहीं रहता, क्योंकि पीएलओ भी अब बदला लेना शुरू कर देती है। और इसी बदले के आग में उसने बैंकॉक में इजरायली एम्बेसी पे अटैक किया, और वो वहां भी नहीं रुके। इस बार उन्होंने सिप्रस में किडनैप किए मोसाद एजेंट को भी मार डाला। लेकिन अवीव कैसे इन आतंकियों की लोकेशन इतनी सटीकता से पता कर लेता था? तो इसका जवाब हमें मिलेगा ज़्वेटर के मरने से कुछ महीने पहले। इस चमचमाती हुई धूप में लोग अपने घरों से काम पर जाने के लिए निकल चुके थे। बच्चे स्कूल पहुंच गए थे और आज पेरिस टूरिस्ट की भी भीड़ से लदा पड़ा था। इसी पेरिस की बिजी सड़क पर बिजनेसमैन का फेवरेट आलीशान होटल ला मेरिडियन था। इस होटल के कैफेटेरिया में एक अरबियों जैसा दिखने वाला आदमी सूट बूट पहनकर बैठा हुआ था। उसके सामने रखी टेबल पर उसके कमरे की चाबी पड़ी थी और वो हरे रंग के कागज पर छपने वाला अखबार पढ़ रहा था। उसके सामने वाली टेबल पर एक और अरबी बिजनेसमैन का ग्रुप खाना खा रहा था और उन्हीं में से एक आदमी इस अकेले बैठे आदमी से अखबार की एक खबर के बारे में पूछता है और उसके बाद वो आदमी अपना अखबार उसको दे देता है। ये अखबार मिडिल ईस्ट के हर बंदे का फेवरेट था और अखबार के बहाने इस आदमी ने उस ग्रुप के लोगों से बातचीत शुरू कर दी थी और वो इसे अपने साथ खाना खाने को भी कहते हैं, लेकिन ये बड़े प्यार से बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। ये आदमी, ये अखबार और ये चाबी वहाँ कोई संयोग से नहीं आए थे। ये मोसाद का एक एजेंट था जिसका कोड नेम है हिल्मी और जो उस ग्रुप में बैठे पीएलओ के एक इम्पोर्टेंट आदमी यासीन को अपना मोहरा बनाने आया था। इसी मोसाद ऑफिसर का मानना है कि मान लो तुम कभी लिफ्ट में घुसे और तुरंत एक और आदमी तुम्हारे पीछे पीछे लिफ्ट में घुस जाता है तो तुम्हें जरूर शक होगा, लेकिन अगर वही आदमी पहले से लिफ्ट में हो और तुम फिर लिफ्ट में घुसो तो तुम्हें हल्का भी शक नहीं होगा। और उसकी उसी आइडियोलॉजी के कारण आज ये इस कैफेटेरिया में अपने शिकार के लिए पहले से तैयार होकर बैठा था। चाबी से यासीन को लगेगा ये भी मेरी तरह गेस्ट है और वो अखबार इन दोनों के बीच का एक कॉमन बात करने का साधन बन पाया। लेकिन मोसाद के ये जंक्शन ऑफिसर खुद को बात करने के लिए उतावला भी नहीं दिखाना चाहते थे, तो वो चाहता था कि यासीन को हमेशा ये लगे कि उसने हिल्मी से बात करनी शुरू की थी। तो आज यासीन की अटेंशन अपनी तरफ खींचने में हिल्मी कामयाब रहा था और अगले दिन फिर उस फिलिस्तीनी ग्रुप ने हिल्मी से बातें की और उसके बारे में और बातें जानी कि वो एक इजिप्शियन बिजनेसमैन है। 2 दिन बाद हिल्मी आज भी अखबार पढ़ रहा था, लेकिन आज यासीन के साथ ही खाना खाने नहीं आए थे और हिल्मी को देख उसे एक अपनापन सा लगा और वो हिल्मी के पास बैठकर उससे बातें शुरू कर देता है। हिल्मी उसे कहता है मेरा फ्रांस और मिडिल ईस्ट के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा है और यासीन को अंदाजा हो गया था कि ये एक अमीर आदमी है और यासीन हिल्मी से बाहर एक रेस्टोरेंट में डिनर पर फिर से मिलने के लिए कहता है। अब हिल्मी और यासीन की दोस्ती बननी शुरू हो गई थी और फिर वो कई बार मिलने लगे। इधर हिल्मी ने यासीन के कैरेक्टर को परखना शुरू कर दिया था और उसने यही समझा कि यासीन को अपने सोशल स्टेटस से बहुत प्यार है और अपनी जेब भरने से भी, और साथ साथ वो एक काफी बदतमीज पति भी है। कुल मिला के यासीन एक नीच किस्म का आदमी था जो आसानी से बिक सकता था और यहीं से फिर हिल्मी अपना चारा फेंकता है। कई बार मिलने के बाद एक दिन हिल्मी यासीन से कहता है मेरा एक दोस्त है जो पेरिस में ईरान की एम्बेसी में काम करता है और मैंने अपनी इस दोस्ती के कारण बहुत पैसे बनाए, और अब ये सुन यासीन का लालच फूटने लगता है और वो हिल्मी से जिद करने लगता है कि मुझे भी उससे मिलवा दो। हिल्मी उसकी इस बात को कुछ खास भाव नहीं देता। यासीन हिल्मी से हर बार मिलाने की जिद करता है और हिल्मी हर बार ही मना कर देता है।
महीनों तक तरसाने के बाद आखिर हिल्मी मान जाता है और ईरानियन एम्बेसी वाले अपने दोस्त को यासीन से मिलवा देता है, जो असली में एक और मोसाद जंक्शन ऑफिसर था। ये बंदा यासीन को पैसे कमाने के इतने तगड़े तगड़े फ्यूचर प्लान्स बताता है कि यासीन इसकी हर बात मानने को तैयार हो जाता है। फिर ये बंदा कहता है कि ईरान वाले जानना चाहते हैं कि पीएलओ इजराइल को तबाह करने के लिए ढंग से काम तो कर रहा है ना। हम इजराइल का वजूद कैसे भी मिटाना चाहते हैं, लेकिन पीएलओ कुछ ढंग से काम नहीं कर रही है शायद। अगर तुम पीएलओ की जानकारी हमें देने लगो तो हम तुम्हें खूब पैसा देंगे, साथ ही इजराइल को खत्म करने में तुम्हारा अहम रोल भी रहेगा। अब यासीन को एक तो लालच दिखा, दूसरा उसे इसमें कोई गद्दारी नहीं दिखी, क्योंकि उसके हिसाब से ये तो इजराइल के सबसे तगड़े दुश्मन की मदद कर रहा था। और इस तरह से यासीन मोसाद का मोहरा बन गया और मोसाद को एक इंफॉर्मेशन फाउंटेन मिल गया। यासीन को हर किसी की छोटी छोटी मूवमेंट्स पता चलती रहती थी, क्योंकि सब बड़े पीएलओ के लीडर्स की टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग और यहाँ तक कि मीटिंग्स भी फिक्स यासीन ही करवाता था। अब यासीन की इंफॉर्मेशन पर मोसाद ने खूब पीएलओ की कमर तोड़नी शुरू कर दी और अवीव ने ईरानियन बन यासीन को तो मोहरा बना ही लिया था और यहाँ से वो अपनी टीम के साथ तैयारियों में जुट जाता है ब्लैक सितंबर के हेड सलामेह को दुनिया से गायब करने के लिए। जय हिंद। नहीं सर, हमारा साथ इतना ही था। अब मैंने पक्का कर लिया है, मैं मोसाद छोड़ रहा हूँ। ये शायद इस महीने का 10वां फोन था जो माइक को आया था। इनके ही ये पुराने एजेंट्स इनको आज भी फोन कर ये बता रहे थे कि अब मोसाद कितनी कायर हो चुकी है। इस वजह से वो इस सुरक्षा एजेंसी से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। खैर, वो इस समय जिस बार में वाइन पी रहे होते हैं, इस फोन के बाद वो वाइन के ग्लास को बिना खत्म करे और किसी को कुछ कहे बिना ही इस बार से निकल जाते हैं। आज काफी सुहाना दिन होता है और दो प्रेमी आज लिलहैमर की गलियों में चले जा रहे थे। थोड़ा चलने के बाद वो एक सिनेमा घर में टिकट खरीदते दिखाई पड़ते हैं। समय करीब 8:35 का रहा होगा जब वो फिल्म देखकर अपने अपार्टमेंट की तरफ चलना शुरू कर देते हैं कि तभी वो महसूस करते हैं एक गाड़ी उनके अचानक सामने आकर ब्रेक लगाती है और उसकी हेडलाइट की रोशनी उनकी आंखों को अंधा सा कर देती है। उनमें से कोई कुछ समझ पाता उससे पहले गाड़ी में से एकाएक 14 गोलियां दागी जाती हैं, जो इस औरत के प्रेमी को तुरंत ही छलनी करके रख देती हैं, जिसे देख उस लड़की की सहज सी चीख निकल जाती है। और जब वह अपने प्रेमी को वहां खून से लथपथ पाती है तो वह सड़क पर ही बिलख बिलख कर रोने लगती है। यह देख हरारी तुरंत मोसाद हेडक्वार्टर्स एक हरारी फिर चलते चलते वोकी पर अपने एजेंट्स को कांग्रेचुलेट कर नॉर्वे से निकल जाने के ऑर्डर देते हैं। और इस ऑर्डर के तुरंत बाद पहले चरण में तो एशियंस निकलना शुरू करते हैं। वह जिस कार में थे उसे लिलहैमर के सेंटर में ही छोड़कर वो सीधा वहां से ओस्लो की फ्लाइट पकड़ लेते हैं। दूसरे चरण में खुद हरारी और बहुत से एजेंट वहां से निकलते हैं और अंतिम चरण में क्रू मेंबर्स को निकलना था, जिनको कि एक तो रेंटल कारें वापस करनी थी, दूसरी वहां मोसाद के सेफ हाउस को भी खाली करना था। पर इस स्टेज में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। बात हुई थी कि जिस समय उस आदमी को गोलियां लगी थी तभी पास के एक घर की बालकनी से एक औरत ने यह सारा नजारा देख लिया था, तो उसने गाड़ी का नंबर और रंग पुलिस वालों को रिपोर्ट कर दिया था। खैर, जब तक कि मोसाद के
दो क्रू मेंबर्स उस कार को एयरपोर्ट के पास ही कार रेंटल में रिटर्न कर रहे होते हैं, तो पुलिस उन्हें झट से गिरफ्तार कर लेती है। तो जब इनकी इंटेरोगेशन होती है तो ये दोनों दो एजेंटों का नाम ले देते हैं और इनके साथ साथ दो और मोसाद एजेंट पकड़े जाते हैं। पर बात यहाँ भी यही होती है कि ये एजेंट अभी नए नए रिक्रूट थे, तो ये इंटेरोगेशन के प्रेशर के कारण टूट जाते हैं और मोसाद की टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन वहीं बक देते हैं। मतलब उन्होंने इस आदमी को क्यों मारा, मोसाद ने इन काम को कैसे अंजाम दिया, मोसाद के कहां कहां सेफ हाउस थे, मोसाद के कौन सी प्रेसी रूल्स, फोन नंबर, ये एक एक चीज नॉर्वे वालों को डिटेल में बता देते हैं। और इनकी इसी इंफॉर्मेशन की बदौलत नॉर्वे पुलिस ओस्लो में एक मोसाद सेफ हाउस पर रेड मारती है, जहां से फिर उनको मोसाद के इस ऑपरेशन के बारे में पता चलता है। अगले दिन नॉर्वे का मीडिया इजरायली एजेंट्स को लेकर खबर छापता है, जिसमें इजराइल की भर भर कर बेइज्जती की गई होती है, जिसमें कि मोसाद को तालिबान तक से कंपेयर किया गया था। पर यह बात यहीं नहीं रुकती। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मोसाद ने अली हसन सलामे को नहीं बल्कि एक मोरक्कन वेटर एकमिक बूचिकी को मारा था। और हाँ, इजराइल का दुश्मन अली हसन अली सलामे अभी जिंदा था। अली हसन सलामे जिंदा है। मैं इस नाकामयाबी की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। आप मुझे चाहे तो सजा दे सकते हैं, पर मोसाद चीफ भी बोलते हैं सजा। तुम जानते हो माइक, ये एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। हम पहली बार काम नहीं कर रहे हैं और अगर तुमने इस्तीफा देने का सोचा तो मैं तुम्हें यहीं दफना दूंगा। इतना सुन माइक अपना कोट उठाकर मोसाद चीफ के ऑफिस से निकल जाते हैं। और उधर यूरोप में टीवी पर यह सब खबरें देख रहा अली हसन सलामे तो लोटपोट ही हो रहा था। वो यह खबर सुनकर कह रहा था, पागल कहीं के, इसकी तो शक्ल भी मेरे से नहीं मिलती। और यही किस्सा इसने टीवी पर हंस हंस कर एक इंटरव्यू में भी बताया था। आज माइक हरारी उस बार से निकलने के बाद एक शांत जगह में मार्लो बोरो को सुलगा रहे थे। आज 5 साल बाद भी माइक को इजराइल की दुनिया भर में इस बेइज्जती और मोसाद पर लगे दागों से इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। वो इस समय ना तो उन पर लग रहे तानों पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे और ना ही उन्हें लोगों की गालियों का कुछ फर्क पड़ रहा था। उन्हें तो बस अब एक ही बात खाई जा रही थी, अभी तक अली हसन सलामी जिंदा क्यों है। इतनी गर्मी में टाई शाय क्या बात है। तुम अमेरिकन्स के भी प्रोफेशनलिज्म की हद है। पहले ही बता देते, मैं तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम कर देता। तो इतना सुन CIA के ऑफिसर रॉबर्ट एम्स के मुंह पर अचानक मुस्कुराहट आ जाती है और वो बोलता है, नहीं, तुम्हें इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। मेरे हायर तुम्हारे काम से काफी खुश हैं, इसीलिए आज मैं तुम्हारी पहली पेमेंट करने आया हूँ। और एम्स इस अरबी के सामने डॉलर से भरा हुआ बैग रख देता है और वो उन पैसों को देखते ही काफी मुस्कुराता है और एम्स को देख हंसने लग जाता है और अचानक बोलता है, कुछ कम नहीं है। तो एम्स भी उसके सामने एक और बैग रख देता है और वो अरबी और ज्यादा हंसने लग जाता है और बोलता है, क्या हुआ यार, तुम बड़े अलग अलग से लग रहे हो। तो इसके जवाब में एम्स उस अरबी को देखता रहता है। बहुत हुआ मजाक। और यह अरबी अब अचानक थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है, ये खेल मेरे साथ न खेलो, तुम्हें पता है ना मैं क्या चीज हूँ। तो एम्स थोड़ी धीमी आवाज में बोलते हुए कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, इसलिए ही तो वह तुम्हें देने आया हूँ। मेरे हायर्स ने मुझे फोर्स किया है। देखो, तुम अब भी अपने सीनियर्स को बता दो, जब तक सलामे जिंदा है तुम्हारा काम होता रहेगा और तुम मुझे अच्छे से जानते हो। तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए। और उन डॉलर से भरे बैग के सूटकेस को उस CIA ऑफिसर को वापस ले जाने को बोलता है और
वो CIA ऑफिसर ठीक है अली कह के उन सूटकेस को उठाकर उस कैफे से निकल जाता है और इधर अली हसन सलामे इस कैफे में बैठे कुछ सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि एम्स और सलामे एक दूसरे को 1969 से ही जानते थे। उनकी पहली मुलाकात तक इस कैफे में ही हुई थी। सलामे ने तो उसको अपने कई राज बता रखे थे। उसने तो एम्स को इतना तक बता रखा था कि उसी ने मोहम्मद बोडिया को इजराइल भेजा था और उसके ही इशारों पर वहां होटल में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। खैर, एम्स इसको मन ही मन एक काफी इंटरेस्टिंग इंटेलिजेंसी मानता है, क्योंकि अगर ये खबर पहले से ही इजराइल को मिल जाती है तो शायद मोसाद अली हसन को पहले ही अपनी रडार पर रख लेते। खैर, यहाँ मोसाद को पता था न किसी और को, और इजराइल की एजेंसी को उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनके मित्र मुल्क के साथ गठबंधन बना बैठा है और CIA ही उसे मोसाद से इतने सालों से बचा रही है। मोसाद के लिलहैमर फेलियर को आज 5 वर्ष से ज्यादा हो रहे थे और अब इजराइल के प्रधानमंत्री मेनाचेम बेगिन थे। एक दिन अचानक अपने स्टाफ से कह अली हसन सलामे की फाइल मंगवा लेते हैं और उसकी पूरी रिपोर्ट पढ़ना शुरू करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह शेख हसन सलामे का लड़का है, जिसकी मौत 1948 को इजराइल पैलेस्टीन जंग में हो गई थी। वो फिर कुछ पन्ने पलटते हैं और कारनामों पर ध्यान देते हैं तो उनकी आंखें ही फट जाती हैं जब वो लिस्ट की शुरुआत उसके इजराइल में बॉम्ब ब्लास्ट से करते हैं तो उसको पढ़ते पढ़ते ही उनमें उनको 3 पन्ने लग जाते हैं। उसके बाद वह सलामे के द्वारा किए गए किडनैपिंग और हाईजैक के पेज पर पहुंचते हैं तो वो थोड़े दहल से जाते हैं। फिर वो तेज तेज पेज पलट अंतिम पन्ने पर पहुंचते हैं जहां एक और तो इजरायली बैंकॉक एम्बेसी हाईजैक और अंत में था इजरायली खिलाड़ियों का मुनिच में मैस्कर। वो इस रिपोर्ट को फेंकते हुए अपने स्टाफ को कहते हैं, जल्दी से जल्दी हरारी को फोन मिलाओ। और उधर सिगरेट पी रहे हरारी फोन उठाते हैं। उस फोन को कुछ घंटों बाद केसरिया ब्रांच के हेड माइकल हरारी आज इस मीटिंग में बैठे होते हैं। अब तक उन्होंने मोसाद के बाकी ब्रांच हेड्स को CIA और अली हसन के गठबंधन के बारे में सब बयान कर दिया था और इतनी देर से सुन रहे टेबल ब्रांच के हेड डेविड खिमचे कहते हैं, हाँ, हमें भी यह देखते हुए कुछ समय तो हो ही गया है कि PLO और CIA की कुछ तो खिचड़ी पक रही है। यह बात अब तक किसी से ढकी छुपी नहीं रही कि CIA बार बार कुछ भी कर उस आतंकी को बचा रही है, पर हद की बात यह है कि अब CIA हमें अपने दुश्मन की तरफ कैसा रवैया होना चाहिए वो भी सिखाएगी। और इसी बात को सुन रहे काउंटर टेररिज्म यूनिट के हेड सिमसोन यिकहाकी अपना तर्क सामने रखते हैं। देखो, इस आदमी के हाथों यहूदियों का खून हुआ है, इस आतंकी की वजह से ही मुनिच अटैक हुआ और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता CIA अब हमारे एक्शन के खिलाफ क्या सोचता है और हमारे रिश्ते उनके साथ कैसे रहते हैं। जेंटलमैन, हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए बस, और वो है इजराइल की सुरक्षा। और ऐसे ही इस कमरे में हर कोई अपने तर्क देने लग जाता है। तो इसी पर मोसाद हेड कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हारा CIA और अमेरिका की तरफ गुस्सा समझ पा रहा हूँ, पर तुम में से किसी को भी यह पता है कि सलामे इस समय किस जगह होगा और इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है। तो यह सवाल सुनते ही ट्रेवल और इंटेलिजेंसी ब्रांच के हेड हरारी की तरफ इशारा करते हैं, पर हरारी शायद मीटिंग में ध्यान दे भी नहीं रहे थे। इसी वजह से बाकियों को लग रहा था शायद वो सो ही रहे हैं, लेकिन वो अपने दिमाग में कुछ जोड़ घटाव कर रहे थे। वो सोच रहे थे सलामे CIA का जस्ट सोर्स ही नहीं बल्कि अमेरिका का एक ऐसा बंदा था जो उनका मिडिल ईस्ट का पूरा हिसाब रखता था। अब भी अमेरिका इस रीजन में चल रही थी
तो उसकी भी वजह सलामी ही था। तो हरारी ये भी एक कारण समझ रहे थे लिलहैमर फेलियर का। खैर तभी वह महसूस करते कि मोसाद चीफ अपने हाथ को अपनी आंखों के सामने हिला रहे हैं और हरारी फिर थोड़ा होश में आते हैं और चीफ बोलते हैं, माइक क्या आपके पास कुछ डिटेल है? तो हरारी को यह समझने में कुछ सेकंड लग जाते हैं और वह तुरंत उठ सामने वाले व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिखने लगते हैं और पूरा व्हाइट बोर्ड भरने के बाद बोलते हैं, ये है सलामे के पिछले 5 सालों की हिस्ट्री। उन्होंने अली हसन की इस बोर्ड पर पूरी दिनचर्या लिख दी थी और वो अब हर रोज कैसे ऑफिस जाता है, वो कहाँ रहता है और उसके और उसकी पत्नी के कैसे संबंध हैं, वो खाना कैसे खा रहा है। मतलब उन्होंने छोटी से छोटी बात सलामे की उस बोर्ड पर उकेर दी थी। मोसाद चीफ हरारी को देखने लग जाते हैं। वी नो दैट माइक यू आर वंडरफुल। बात तो तुम्हारी सही है, पर तुम्हें यह सब कैसे पता चला? देखो तुम्हें पता है इस मिशन की गंभीरता कैसी है। तुम क्या अपनी बातों को प्रूफ कर सकते हो? तो तभी हरारी अपने एक ऑफिसर को मीटिंग रूम में बुलाते हैं और वो बोलना शुरू करता है कि मैंने आज से 1 महीने पहले बिकरूट में यूरोपियन आइडेंटिटी दिखाकर कॉन्टिनेंटल होटल में एक कमरा बुक किया था। साथ ही अगले दिन एक स्पेशल जिम की मेंबरशिप भी ली थी। तो इसके प्रूफ के लिए हरारी जिम की मेंबरशिप स्लिप के साथ होटल की रसीद भी टेबल पर रख देते हैं। वो ऑफिसर बोलता है, मैं 2-3 दिन वहाँ जाता हूँ। तो जब मैं वेट लगाता था तो बाकी लोग काफी खुश होते थे। मुझे बाद में पता चला कि मैं उस जिम में सबसे ज्यादा वेट उठा रहा था। फिर मैं एक दिन देखता हूँ एक महंगी घड़ी डाले फैशनेबल कपड़ों के साथ एक हट्टे कट्टे आदमी को, और वो भी वहां आते ही काफी ज्यादा वेट के साथ बेंच प्रेस करने लग जाता है। खैर तो उस दिन ही लॉकर रूम में हम दोनों एक दूसरे से थोड़ा आंखा फ्रोली कर लेते हैं और यह चीज फिर अगले 4-5 दिन चलती है और यही चीजें फिर अगले 4-5 दिन चलती है और हरारी इस चीज को साबित करते हुए टेबल पर कई सारी फोटो रख देते हैं और वो ऑफिसर बोलता है, फिर एक दिन आता है जब सभी उस आदमी को किसी चीज को लेकर बधाइयां दे रहे थे कि तभी मैं भी उसको जाकर कांग्रेचुलेट करता हूँ और वो आदमी भी थोड़ा मजाकिया अंदाज में धन्यवाद कहता है और फिर हम दोनों में कई देर जिम के बारे में बात होती है और उसके बाद हम बाकी मुद्दों पर बात करने लग जाते हैं। वो रोज जिम में मिलने लग जाता है और मेरे और अपने बारे में कई बातें बताता है। हरारी फिर इस एजेंट को धन्यवाद कहते हैं और बाकियों को कहते हैं, जेंटलमैन ये फर्स्ट हैंड रिपोर्ट शायद आपके शक को थोड़ा दूर कर दे और हमारे पास जो एक्सट्रीमली लेटेस्ट रिपोर्ट हैं वो सामने इस टेबल पर हैं। अब इसको असाइग्नेट करने के हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये है कि हम उसके टूथपेस्ट में जहर डाल दें या उसको वहाँ जिम में ही बॉम्ब से उड़ा दें और इससे एग्जीक्यूट करना एक हाई प्रोफाइल जिम में बाकी लोगों की जानों के लिए भी खतरा है और दूसरा वहाँ चारों तरफ इसके ही बंदे रहेंगे। अगर हम उनसे निपट भी लेते हैं तो इससे हमारा क्या ही फायदा होगा। मेरा मतलब बाकी इजराइल के दुश्मन को इस गुपचुप मौत से क्या ही खतरा महसूस होगा। तो हरारी फिर दूसरा विकल्प बताते हैं और वो था कुछ इस प्रकार कि उसको पब्लिक प्लेस पर ही बॉम्ब ब्लास्ट में मार डाला जाए। इस प्लान में एक खासियत थी कि इस बॉम्ब ब्लास्ट में अली हसन के बचने के चांस काफी कम थे और इससे पीएलओ और उनके आतंकियों को भी एक बड़ा सदमा पहुंचेगा और तीसरा इजराइल के लिए ये काफी राहत होगी और इजरायलियों का भी मनोबल इससे काफी बढ़ेगा। तो इतनी लंबी मीटिंग के बाद चीफ और बाकी हेड्स ये लंबी चौड़ी रिपोर्ट सुनने के बाद ऑपरेशन को एक बार फिर से हरारी को ही लीड करने को कहते हैं। खैर ये नया प्लान पेपर पर तो काफी आसान लग रहा था पर असल में यह उतना ही मुश्किल है क्योंकि बॉम्ब का ब्लास्ट सही समय पर होना चाहिए तभी यह मिशन सफल हो पाएगा। तो जब इस प्लान का ट्रायल किया जाता है तब इस मिशन के लिए एजेंट चुने गए थे। उनसे सही समय पर बॉम्ब का बटन नहीं दबाया जा रहा था क्योंकि उनको बिल्डिंग में बैठकर दूरबीन से एक कार को आते हुए देखना था और एकदम से सही समय पर बटन प्रेस करना था। और इन एजेंटों के फेलियर को देख हरारी थोड़ा हताश सा हो रहे थे।
तो कई घंटों से यह तमाशा देख काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की एक महिला हरारी को कहती है, सर क्यों ना इसको मैं करके देखूं। तो हरारी भी मना नहीं करते। वो पहली ट्राई में ही एकदम सही समय पर बटन दबा देती है, जिससे वो एजेंट्स भी हैरान से हो जाते हैं। खैर उससे यह ट्रायल फिर एक और बार कराया जाता है और इस बार भी वो एकदम सही टाइम पे बटन दबा देती है। फिर देखते ही देखते यह औरत कई बार एकदम सही समय पर रिमोट का बटन दबा डालती है। फिर उसका यही टेस्ट कई तरह की लाइट कंडीशन में भी होता है और फिर भी इस औरत का स्कोर 100/100 ही रहता है। पर अचानक इस महत्वाकांक्षी ऑपरेशन में ऑपरेटिव्स को ही चेंज कर देना एक काफी चौंकाने वाला फैसला था। पर हरारी पिछले हारों के बावजूद भी इस फैसले पर गैम्बले लेने को तैयार थे। इस ऑपरेशन के बाद हरारी के कई करीबियों ने इंटरव्यूज में बताया कि यह फैसला बहुत ही जटिल था और जिसके चलते उन्होंने कई एजेंट्स जो इस मिशन में इन्वॉल्व होने वाले थे उनकी कवर स्टोरी तक को भी चेंज किया था। खैर इस लड़की का नाम अरिका चैम्बर्स था, जिसको फिर कवर नाम रिन्हा दिया गया। इसका काम ये भी था कि अली हसन सलामे की कार को देख पास ही की एक बिल्डिंग से विस्फोटक का बटन दबाना। इसके साथ साथ 2 एजेंट चुने जाते हैं जिनका काम था कि विस्फोटक का प्लांट करना और मिशन के एथिक्स को पूरा करना। और मिशन अब अंतिम चरणों में पहुंच जाता है। रिना फिर अक्टूबर 1978 को बिक्रुट पहुंचते ही एक चैरिटेबल पैलेस्टाइन एजेंसी में जॉब करने के लिए अप्लाई कर देती है, जिसमें कि फलस्तीनी ऑर्फन बच्चों की देखभाल होती है। उसको इस शहर में इन ऑर्फन्स के साथ काम करते हुए कुछ समय हो जाता है और आसपास के लोग हमेशा इसे गंदे कपड़े डाले हुए अपनी बिल्लियों के साथ खेलते हुए देखते थे। अगर कोई इससे मिलने भी आ जाता था तो लोग इसे हमेशा पैटिंग करते हुए ही देखते थे। जो पड़ोसी इसको थोड़ा जान भी गए थे उसको पता था कि कोई साथी नहीं है और यह बहुत कम ही बात करती है। फिर 10 जनवरी 1979 को रिना अनीस असफ बिल्डिंग में एक पोश सा फ्लैट किराए पर ले लेती है, जो कि 8वीं मंजिल की ऊंचाई पर होता है। फ्लैट में बाकी सुख सुविधाएं तो काफी थी, पर साथ साथ उसकी बालकनी भी काफी बड़ी थी, जहां से उसे आसपास के इलाके बड़ी आसानी से दिखाई देते। तो वे घंटों बैठ अब बिक्रुट की स्काईलाइन की पेंटिंग बनाती थी, जिसे देख उसके आसपास के लोग भी काफी खुश होते थे। लेकिन इसके इन नए पड़ोसियों को यह नहीं पता था कि आसपास के लोगों की चाल ढाल देख रही थी। मतलब वहाँ इसके आसपास के लोगों का मिजाज कैसा है, कौन कितना शातिर है और कौन हंसमुख सा है। और इसकी बिल्डिंग के सामने ही थी बेका स्ट्रीट, जहाँ से सवेरे सवेरे सलामे अपने दफ्तर आया जाया करता था। अब रिना उसके काफिले पर खास नजर रहती थी। वो पेंटिंग करते हुए रोज उसके आने और जाने के टाइम को रिकॉर्ड करती रहती थी और अब तक उसे सलामे का पूरा हिसाब लग गया था। खैर उधर हिसाब तो सलामे भी वसूल करना चाहता था, क्योंकि मोसाद ने जो भी कुछ ही सालों में उसके इतने साथी ऑपरेशन आर्ट ऑफ गॉड के अंतर्गत मार डाले थे, उन सब का बदला वो इजराइल से अब लेना चाहता। इसी बदले के बारे में सोच वो अपने दफ्तर में बड़ी शिद्दत से इजराइल के इतिहास के सबसे बड़े आतंकी हमले की तैयारी कर रहा था। यही वजह थी जिसकी वजह से वह अपनी मिस वर्ल्ड वाइफ तक को भुला बैठा था। अब उसका सीधा प्लान ये था कि इजराइल की कैंसेट को हाईजैक कर जितने हो सके उनके मंत्री मारे जाएं और उसके तुरंत बाद इजराइल के प्रधानमंत्री को अमेरिका दौरे में ही खत्म कर दिया जाए। और इसी बीच परहेज करने का उस दिन एम्स ने अली को बताया था। उसने तो इतना तक आगाह कर दिया था कि अब मोसाद तुम्हारे खिलाफ कुछ बड़ा करने वाली है। अली भी इस बात को अच्छे से समझता था, तो उसने भी मोसाद को लेकर इंतजाम अब कर ही लिए थे। पर इस बार इरादा पक्का नहीं था कि इजराइल को कुछ ऐसा जख्म दिया जाए जिससे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां तक याद रखें। उधर रिना के
फ्लैट लेने के कुछ दिनों बाद वो 2 एजेंट भी वहां पहुंच जाते हैं। 18 जनवरी के दिन सेरेट मटकाल की टीम 100 किलो की प्लास्टिक एक्सप्लोसिव स्मगल कर लाते हैं और यूनिट 504 के एक एजेंट को थमा देते हैं। वो एजेंट फिर वहां से उस एक्सप्लोसिव को उसकी कार में डालता है और उसको बिक्रूट ले जाकर 19 जनवरी को उन 2 एजेंट्स को थमा देता है। वो एजेंट इस एक्सप्लोसिव को एक वॉक्सवैगन कार के टैंक में डाल देते हैं और उस सड़क की पार्किंग में पार्क कर देते हैं जहां से सलामे का काफिला रोज निकलता था। अब इस समय हरारी खुद बिक्रूट पहुंच जाते हैं क्योंकि इस बार वे इस मिशन को लिल हैमर की तरह फिर से फेल होने नहीं देना चाहते थे। तो वो पहुंचते ही जहां गाड़ी पार्क की थी वहां एक बड़ी प्रॉब्लम देखते हैं क्योंकि वह गाड़ी रोड साइड के पार्क में थी जहां पर इंस्पेक्टर द्वारा गाड़ियों का मुआयना किया जा रहा था। मुआयना होता ही रहता था तो हरारी हल्का सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वे अब उस पार्किंग में ऑपरेशन से पहले वॉक्सवैगन जैसी हूबहू कार को खड़ा करवा देते हैं और प्लान यह था कि जब सलामे का काफिला निकलने वाला होगा उससे 1 घंटा पहले उसे बॉम्ब वाली ओरिजिनल कार में बदल दिया जाएगा। फिर अगले दिन शाम के 3 बजते हैं और सलामे अपनी वाइफ को किस कर गुड बाय कह देता है। वे 3:23 पर क्लावर्ट में बैठे काफिले के साथ ऑफिस की तरफ रुख कर देता है। वो आज थोड़ा खुश सा था। एक तो वो अपना इतना पुराना ऑफिस चेंज करने वाला था और दूसरा वो आज इजराइल में बॉम्ब कैसे प्लांट किए जाएं उसके बारे में महत्वपूर्ण मीटिंग करने वाला था। खैर, जहाँ तक मोसाद की बात थी उसको अब तक यकीन था कि वो उसे पिछले कई सालों से कुछ नहीं कर पाए हैं। वो कुछ दिनों में उसका क्या ही बिगाड़ लेंगे क्योंकि वो खुद को फिडेल कास्ट्रो ही समझ रहा था। उसको लग रहा था जैसे CIA 100 ट्रायल्स के बाद भी मार पाई, मतलब अब CIA के सामने मोसाद भी क्या चीज है। खैर, अब 5 साल भी हो चले थे। मोसाद के कोई बड़े हमले के बारे में भी नहीं सुना था और जो लोग इतनी चेतावनियां दे रहे थे उसे किसी न किसी वजह से खोखली सी लग रही थी। शायद इस वजह से संतुष्ट हो वो रोज इतने इत्मीनान से अपने ऑफिस आ जा रहा था। फिर काफिला 60 फीट के आसपास ही था चला होगा तभी उसकी गाड़ी रोक पार्किंग में लगी वॉक्सवैगन के सामने से गुजरती है और उधर फ्लैट से देख रिना अपने डिटोनेटर का बटन दबा देती है। फिर एक जोर का धमाका होता है। इससे उसके आगे पीछे के काफिले की गाड़ियां तुरंत ही आग का गोला बन जाती हैं और इसमें ही अली हसन के 4 बॉडीगार्ड जल जाते हैं। और उधर सलामे ब्लास्ट के बाद भी कार से निकलने में कामयाब हो जाता है पर उसको चारों तरफ आग की लपट थी और वो वही जिंदा ही धुआं होकर जलने लगता है। खैर, इस मिशन के अंतिम चरण के लिए रबर डिंगी इजरायली मिशन बोट से छोड़ी जाती है और जोनिया बीच पर आकर रुकती है जिसमें कि वो दोनों एजेंट और उनकी साथ रिन्हा भी बैठी होती है और तीनों डिंगी से एक बोट और बोट से कुछ ही घंटों में इजराइल पहुंच जाते हैं। और फाइनली इतने लंबे समय से चला मोसाद का ऑपरेशन रात ऑफ गॉड समाप्त होता है और ब्लैक सितंबर नाम के इस आतंकी समूह का नाम इतिहास की धूल में मिल जाता है। और आज सही में उन मुनीश हमले में मारे गए इजरायली खिलाड़ियों की सच्ची श्रद्धांजलि मिली थी। और इधर CIA जिन लोगों पर इतना भरोसा दिखा रही थी उन्होंने फिर रिक्रूट की ही अमेरिकन एम्बेसी में सन 1983 में एक के बाद एक सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट कर अमेरिका और उनकी एजेंसियों को धैला कर रख दिया था। और इस घटना से ही फिलिस्तीनियों से हमदर्दी रखने वाले रॉबर्ट एम्स की भी दर्दनाक मृत्यु हो गई थी और इनके साथ साथ 8 हाई रैंकिंग CIA ऑफिशियल भी मृत्यु के घाट उतारे गए थे। लेकिन इधर आज भी माइकल हरारी इजराइल पहुंच अपनी माल बोरू पी रहे होते हैं और एक स्टाफ मेंबर से पता चलता है कि कई नए एजेंट अली हसन की मौत के बाद मोसाद ज्वाइन करना चाहते हैं। खैर, We spent many nights talking.
I suspected that she was in one way or another involved in Black September, but I didn't know that she was the head of it. This I realized after talking with him. He never admitted it. It was too dangerous. Since the Munich operation, he was living in fear. He told me so.